नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल एपेक्स क्लासेस एडुटेक पे। और मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ लेकर आज के समसामयिक मुद्दे या फिर करंट अफेयर्स जो आपकी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। काफ़ी सारी परीक्षाएं हो चुकी हैं और भी काफ़ी परीक्षाएं जो हैं वो हमारे पास नवंबर और दिसंबर के महीने में आने वाली हैं। उन सभी परीक्षाओं के लिए ये जो करंट अफेयर्स हैं, ये करंट अफेयर्स बेहद उपयोगी हैं। और उपयोगी होने के साथ साथ आज की हमारी जो क्लास है या रोज की हमारी जो क्लास होती है, इसमें हम इंटरनेशनल मुद्दे, नेशनल मुद्दे, खेलकूद से जुड़े मुद्दे, इकोनॉमी से जुड़े हुए मुद्दे, कहीं ना कहीं सरकारी जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी घोषणाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों के बीच जितने भी सम्मेलन हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, जितने भी युद्धाभ्यास आयोजित की जा रहे हैं, जितने भी इंडेक्सेस जो हैं वो जारी किए जा रहे हैं, उन सभी के बारे में विस्तार से इस क्लास में क्या करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। तो आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी बच्चे यहाँ पर लाइव आ चुके हैं सभी को गुड मॉर्निंग। जूही, अर्जुन, मिथिलेश, साक्षी, आशीष, बबीता, बिहारी बाबू, राजभोग, आशीष केशरवानी, सिया भारती, काजल कुमारी, अर्जुन तंवर, सोना रंगरेज, कुश, वेरी गुड मॉर्निंग। अमित शर्मा, वेरी गुड मॉर्निंग। अजमत जहान, प्रिया पिहू, अमित शर्मा, निशा योगी, कृष्णकांत, कृष्ण कुमार, प्रिया पिहू, अमित शर्मा, साक्षी, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन। आप में से जितने भी बच्चे जो यहाँ पर लाइव आ चुके हैं उनका वेलकम है, और जो नहीं आए हैं, आप लोगों के साथी हैं, उन तक एक ही काम आप लोगों को करना है। इस लिंक को फटाफट से अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप पर, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, अपनी फेसबुक स्टोरीज पर, अपने इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, जहाँ जहाँ जो जो ग्रुप्स बने हुए हैं जल्दी से फटाफट से शेयर कर दीजिए और अपने बहुत सारे साथियों को इस क्लास में बुलाइए, ताकि ये क्लास जो है, इस क्लास में जितनी भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाई जा रही है वो उन सभी लोगों तक भी क्या हो सके, पहुंच सके। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। और आप सभी लोगों को पता है कि सेशन की शुरुआत जो है वो होती है दिन की शुरुआत से, और दिन की शुरुआत जो है वो होती है सुविचार से। आज का सुविचार आप लोगों के सामने है और ये क्या कह रहा है, ना एक्स के पीछे भागो, ना नेक्स्ट के पीछे भागो, खुद से लड़ो और खुद के बेस्ट के पीछे भागो। ठीक है, खुद से लड़ो और खुद के बेस्ट के पीछे भागो। कहीं ना कहीं हमें ये सोचना चाहिए, हम जनरली क्या करते हैं, हमारे जीवन में एक रूल होता है, एक फिलॉसफी होती है लोगों की कि जो दूसरा कर रहा है वो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि शायद हम लोगों से बेहतर कर रहा है। जिसमें हम सामान्य भाषा में कहते हैं ना कि दूसरे की थाली में घी जो है वो ज़्यादा नजर आता है। हम जो खुद मेहनत कर रहे हैं हमें कहीं ना कहीं उस पर ज़रूर शक हो जाता है, लेकिन दूसरा जो कर रहा है वो हमें ज़रूर लगता है कि कहीं ना कहीं अच्छा कर रहा है। हो सकता है वो कुछ मिनटों के लिए आपसे अच्छा कर रहा हो, लेकिन उसकी पूरी मेहनत जो है, पूरी लगन जो है, जो कहा जाए किसी काम को करने में उसने लगाई है, हो सकता है कहीं ना कहीं उसमें वो आपसे क्या हो, पीछे हो। तो कंपेयर करो, कंपेयर करना अच्छी बात होती है, तुलना करना बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि इंसान तुलना करने के बाद ही अपनी कमियों को क्या कर पाता है, ढूंढ पाता है। लेकिन उन कमियों की वजह से खुद को निकृष्ट मत समझो। ठीक है, उन कमियों की वजह से खुद को निकृष्ट मत समझो कि हमने जो किया है वो क्या है, बेकार है। ठीक है, अपना बेस्ट जो है वो बेस्ट हमें करना है, और उस बेस्ट को कहीं ना कहीं दुनिया के सामने प्रूफ भी करना है। और वो दुनिया के सामने प्रूफ कब होगा, जब हमें हमारा लक्ष्य जो है, हमारी सफलता जो है वो क्या होगी, हासिल होगी, और एक ना एक दिन जरूर होगी। ठीक है, एक ना एक दिन जरूर होगी। अगर हम लगातार मेहनत कर रहे हैं तो निश्चित रूप से होगी। तो किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, किसी के भी पीछे भागने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हम क्या बेस्ट कर रहे हैं और उस बेस्ट से कितना और बेस्ट जो है वो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहीं पर शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। और आप सभी लोगों को पता है कि क्लास में क्या क्या होता है, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी टॉप न्यूज होती हैं, बहुत सारे प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों के साथ साथ स्टैटिक जीके जो है उससे जुड़े हुए प्रश्नों के बारे में भी चर्चा करते हैं, और क्विज, कल का क्विज और आज का क्विज, इन सभी के बारे में क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। और आज की पहली खबर जो है वो आप लोगों के सामने है। आज की पहली खबर आप लोगों के सामने है, और पहली खबर जो है वो आज से ही संबंधित है। ठीक है, पहली खबर जो है ये आज से ही क्या है, संबंधित है। और ये खबर क्या कह रही है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ये 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में वर्चुअली क्या लेंगे, भाग लेंगे। कल भी इनके द्वारा एक सम्मेलन में भाग लिया गया, उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगी और आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन आज जो है वो आज पीएम मोदी के द्वारा वर्चुअली भाग लिया जाने वाला है, किसमें, 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में। क्या है इस सम्मेलन की खास बातें, कौन कौन ले रहा है इस सम्मेलन में भाग, कितने देश हैं इसमें शामिल, सभी के बारे में विस्तार से क्या करेंगे, बात करेंगे। और दूसरी खबर आप लोगों के सामने है, 27 अक्टूबर से आईपीआरडी और आईपीआरडी की क्या हुई है, शुरुआत हुई है। अब ये आईपीआरडी जो है, ये आईपीआरडी क्या है,
ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। और जरूरी के साथ साथ ये हमारे भारत की किस सेना से जुड़ा हुआ एक संगठन जो है वो संगठन यहाँ पर बताया गया, ठीक है, उसके बारे में भी बात करेंगे। एक प्रसिद्ध डायलॉग है, लाइक और शेयर करते रहिए, भूलना नहीं है। देखो किसी को भी बराबर से सेशन में लाइक करते रहना है, शेयर करते रहना है। और जिम्बाब्वे की उपन्यासकार तत्सी डांगरम्मिका ने जर्मन शांति पुरस्कार 2021 जो है, ये जर्मन शांति पुरस्कार 2021 जीता। ये जर्मन शांति पुरस्कार जो है इन्हें किस काम के लिए दिया गया है? प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं और प्रसिद्ध उपन्यासकार होने के साथ साथ इनकी जो रचनाएं हैं वो रचनाएं के क्षेत्र में कहीं ना कहीं सच्चाई को उजागर करने में सार्थक सिद्ध हुई हैं। इनके बारे में भी विस्तार से क्या करेंगे, बात करेंगे। और डेनमार्क ओपन 2021 और डेनमार्क ओपन 2021 में अकाने यागुमुची ने महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। ना केवल महिला सिंगल्स बल्कि बात करेंगे पुरुष सिंगल की भी, बल्कि बात करेंगे मिक्स डबल्स की भी। जितने भी खिताब हाल ही में ये डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ है 2021, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इस तरह के टूर्नामेंट्स में से क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं और आपको ये जानना है कि कौन कौन सी प्रतियोगिताएं किस किस के द्वारा जीती गई हैं। और हरियाणा के मुख्यमंत्री, और हम सभी लोगों को पता है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर साहब। और ये जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं, इन्होंने मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की है। लेकिन ये मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा जो है वो किसके तहत की गई है, किन किन क्लास के बच्चों के लिए की गई है, और उन क्लास के बच्चों को किस तरीके से मुफ्त स्कूली शिक्षा दी जाएगी, उनकी पारिवारिक आय जो है वो कितनी होनी चाहिए, इन सब के बारे में बात करेंगे। और ये देखिए एक और खबर हम लोगों के सामने, भारतीय मूल और भारतीय मूल की एक महिला जिनका नाम है अनीता आनंद, और अनीता आनंद जो है इन्हें कनाडा की नई रक्षा मंत्री। अब रक्षा मंत्री का पद जो होता है ना वो किसी भी देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है, ये हम लोग समझ सकते हैं। हमारे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं और उनका पद जो है वो बहुत कितना महत्वपूर्ण है, किसी भी देश की सेना उस देश की रक्षा के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है ये हम लोग जानते हैं। और कनाडा की उसी सेना में रक्षा मंत्री का पदभार जो है वो रक्षा मंत्री का पदभार भारतीय मूल के अनीता आनंद ने हाल ही में संभाला है। और भूपेंद्र यादव ने मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव समिट 2021 जो है, इस मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव समिट 2021 को क्या किया है, आयोजित किया है, ठीक है। 2021 को हाल ही में क्या किया है, संबोधित किया है। और संबोधित करने के साथ साथ ही अगली खबर आप लोगों के सामने जो है वो खबर है कि भारतीय सेना और भारतीय सेना द्वारा 75वां इन्फेंट्री दिवस जो है, ये 75वां इन्फेंट्री दिवस हाल ही में क्या किया गया है, मनाया गया है। क्या होता है ये इन्फेंट्री दिवस और क्यों हमारे भारतीय सेना जो है वो भारतीय सेना इस इन्फेंट्री दिवस को क्या करती है, मनाती है, इसके बारे में भी विस्तार से ही क्या करेंगे, बात करेंगे। और भारत में श्रीनगर शारजाह के बीच गृह मंत्री ने पहली सीधी अंतरराष्ट्रीय उड़ान का क्या किया है, उद्घाटन किया है। इस उद्घाटन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें, और प्रत्येक घर में ओडीएफ, प्रत्येक घर जो है, इस प्रत्येक घर में ओडीएफ और बिजली हासिल करने वाला पहला राज्य जो है वो पहला राज्य कौन सा बना है, वो पहला राज्य बना है गोवा, ठीक है। प्रत्येक घर में बिजली और बिजली के साथ साथ ओडीएफ हासिल करने वाला पहला राज्य जो है वो पहला राज्य कौन सा बन गया है, गोवा। गोवा के नाम कुछ और भी उपलब्धियां हैं, ठीक है, गोवा के नाम कुछ और भी उपलब्धियां हैं। उन उपलब्धियों के बारे में भी क्या करेंगे, बात करेंगे कि हाल ही में गोवा ने और किस किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम जो है वो महत्वपूर्ण कदम दिखाए हैं। चलिए यहीं पर आपकी खबरें होती हैं समाप्त, ठीक है, यहीं पर आपकी खबरें होती हैं समाप्त। और समाप्त होने के साथ साथ ही पहला प्रश्न जो है वो आप लोगों की स्क्रीन पर है, लेकिन उससे पहले जितने भी साथी आपके नहीं आए हैं उन तक शेयर कीजिए अपनी इस क्लास को, बुलाइए उनको इस क्लास में। और आप में से जितने लोगों ने इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है, इतनी उम्दा खबरों के लिए एक बार सभी जो है उस सभी को इस क्लास को लाइक भी करना पड़ेगा। नीतू गंगवार, अतुल पांडे वेरी गुड मॉर्निंग, दलजीत सिंह, सतीश वेरी गुड मॉर्निंग, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गुंजन राधे कृष्णा, वीत योगी, दलजीत वेरी गुड मॉर्निंग, आकाश कुमार वेरी गुड मॉर्निंग, सुमन वेरी गुड मॉर्निंग, नीरज ठाकुर वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए सभी बच्चों का स्वागत। और भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आ चुके हैं क्लास में, नाम नहीं ले पाई हूँ, वेरी वेलकम। और आज का पहला प्रश्न जो है वो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है और आज की ही खबर जो है वो इस पहले प्रश्न में की जा रही है बात, ठीक है। क्या है, पीएम मोदी, पीएम मोदी, और ये पीएम मोदी जो है ये 28 अक्टूबर 2021 को आयोजित होने वाले कौन से आसियान भारत शिखर सम्मेलन में वर्चुअली क्या करने वाले हैं, भाग लेने वाले हैं।
पीएम मोदी, और पीएम मोदी जो है ये 28 अक्टूबर 2021 और 28 अक्टूबर 2021 को आयोजित होने वाले कौन से आसियान भारत शिखर सम्मेलन में वर्चुअली भाग लेंगे। आपको संस्करण बताना है कि ये भारत आसियान शिखर सम्मेलन जो है, इस भारत आसियान शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण है। और देखते हैं कितने बच्चे, काफी सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। हमारे बच्चे आंसर सही देने में कहीं ना कहीं महारत जो है वो महारत अब हासिल कर ली है, क्योंकि खबरों को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। पता है बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर जो है वो हमारी सुबह की टॉप न्यूज में क्या होते हैं, छुपे हुए होते हैं, और जो बच्चे उन टॉप न्यूज को ध्यान से पढ़ते हैं वो बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर सही देते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पर काफी सारे बच्चे जो हैं वो सी आंसर दे रहे हैं, और सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। इस साल 2021 में भारत आसियान शिखर सम्मेलन और भारत आसियान शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है, तो 18वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। और ये जो 18वां संस्करण है, इस 18वें संस्करण में वर्चुअली जो है वो वर्चुअली हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो हिस्सा लेने वाले हैं। ठीक है, इसके बारे में अगर विस्तार से अगर हम लोग पढ़े तो भारतीय प्रधानमंत्री जो हैं ये ब्रुनई के सुल्तान के निमंत्रण पर, ठीक है, ब्रुनई जो देश है उस ब्रुनई के सुल्तान के द्वारा इनको निमंत्रण दिया गया, जिस पर 28 अक्टूबर को होने वाले इस 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में क्या लेंगे, भाग लेंगे आज। और ये सम्मेलन जो है प्रतिवर्ष क्या किया जाता है, आयोजित किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि आसियान भारत शिखर सम्मेलन जो है ये कब आयोजित होता है, तो प्रतिवर्ष यानी साल में एक बार जो है इस सम्मेलन को जरूर से जरूर क्या किया जाता है, आयोजित किया जाता है। और आयोजित करने के पीछे जो मुख्य उद्देश्य होता है कि जितनी भी आसियान कंट्रीज हैं, ठीक है, जितनी भी आसियान कंट्रीज हैं उन सभी कंट्रीज के बीच में कहीं ना कहीं सहयोग और सद्भावना को क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके। और इस दौरान आसियान भारत रणनीतिक साझेदारी की स्थिति जो है उस स्थिति की भी चर्चा होगी। और ये कौन सी बार है, देखिए एक और चीज आप लोगों के सामने है, ये 9वीं बार है जब मोदी जी इस सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि मोदी जी लगातार काफी लंबे समय से हमारी सत्ता में टिके हुए हैं। और उस सत्ता में टिके हुए के नाते जब हर साल ये आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित होता है तो हर साल उस आसियान शिखर सम्मेलन में इनके द्वारा भाग लिया जाता है। और इस बार 9वीं बार जो है वो 9वीं बार पीएम मोदी जो है वो इस सम्मेलन में क्या होंगे, शामिल होंगे। और सम्मेलन में महामारी के बाद जो आर्थिक सुधार है, ठीक है, हम जिस कोरोना महामारी से इतने 2 सालों से, पिछले 2 सालों से हम जिस महामारी से जूझ रहे थे, उस महामारी से बाहर निकलकर कहीं ना कहीं अब सभी देश जो हैं वो अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहते हैं। और वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो उनके लिए बेहद जरूरी है ताकि वो अपने देश की विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ा सके। और उसी को लेकर जो विचार विमर्श है, उसी को लेकर जो चर्चा है, वो चर्चा यहाँ पर की जाने वाली है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री 2005 में स्थापित 16वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भी शामिल हुए हैं कल यानी 27 अक्टूबर को। मैंने आपको कहा था कि आज भी एक सम्मेलन में शामिल होंगे और कल भी एक सम्मेलन में क्या हुए हैं, शामिल हुए हैं। और कल जिस सम्मेलन में शामिल हुए हैं वो है 16वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। और 16वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में 27 अक्टूबर को पीएम मोदी ने भाग लिया है और 28 अक्टूबर को 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में क्या लेंगे, आज भाग लेंगे। ठीक है, तो इतना जो है वो इतना हम लोगों को क्या रखना है, ध्यान रखना है। 10 आसियान सदस्यों के अलावा इस सम्मेलन में भारत भी भाग ले रहा है, चीन भी भाग ले रहा है, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए और रूस जो है वो रूस भी इसमें इस बार शामिल हो रहे हैं। स्थापना के समय इसमें 16 देश जो है वो 16 देश शामिल थे। और भारत कहीं ना कहीं जब इनकी स्थापना हुई थी तो भारत एक संस्थापक सदस्य के रूप में वहां पे क्या कर रहा था, कार्य कर रहा था। कहीं ना कहीं संस्थापक सदस्य जो है वो संस्थापक सदस्य के रूप में भारत था। और अमेरिका और रूस जो है वो अमेरिका और रूस जो कि कहीं ना कहीं एक सुपर पावर कंट्रीज के रूप में देखे जाते हैं किसी भी समुदाय के लिए, किसी भी संगठन के लिए, वो 2011 जो है उस 2011 में इसमें क्या हुए थे, शामिल हुए थे। ठीक है, तो इतनी बातें हम लोगों को याद रखनी है। और याद रखने के साथ साथ ही बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ। आज की क्लास और आज की क्लास का दूसरा प्रश्न जो है वो दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने है। ठीक है, दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने है। सुरेश, मीना, केशवपुरा, वेरी गुड मॉर्निंग, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं डेली करंट अफेयर्स टुडे, करंट अफेयर्स 2021। और आज जो तारीख है वो है 28 अक्टूबर 2021। बच्चों, ये अक्टूबर का महीना भी जाने वाला है। ठीक है, अक्टूबर का महीना भी जाने वाला है और दीपावली का पर्व जो है वो आप सभी लोगों के सामने जल्दी ही आने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 27 अक्टूबर से इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2021
इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग IPRD 2021 की क्या हुई है, शुरुआत हुई है, कब से हुई है? 27 अक्टूबर से हुई है। मेरा प्रश्न आप लोगों से यह है कि यह किस सेना का शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन है? IPRD की जो हम बात कर रहे हैं, ये IPRD जो है ये किस सेना का शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन है जो हर वर्ष क्या किया जाता है, आयोजित किया जाता है। और हर वर्ष इस सम्मेलन में उस सेना के जितने भी कमांडर्स होते हैं वो सभी कमांडर्स जो है वो मिलकर कहीं ना कहीं इंडो पैसिफिक रीजनल जितने भी मुद्दे हैं उन मुद्दों पर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। लाइक करते रहना है, शेयर करते रहना है, भूलना नहीं है किसी को भी। सी यहाँ पर आंसर आ रहा है, बहुत सारे बच्चे बी आंसर दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे सी आंसर दे रहे हैं। देखते हैं किसका आंसर सही है। तो सी वालों का आंसर सही है, सी वालों को बहुत बहुत मुबारक। ठीक है, सी वालों का आंसर बिल्कुल सही है। ये नौसेना की बात हो रही है, ठीक है। और आपसे पूछा गया है कि किस सेना का शीर्ष अंतरराष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन है, तो ये नौसेना जो है, हमारी इंडियन नेवी जो है, उस इंडियन नेवी का शीर्ष अंतरराष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन जो है वो वार्षिक सम्मेलन है जिसे IPRD के नाम से जाना जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग। अब ये जो इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग आप लोगों के सामने है, इस इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे सामने ये है कि आज से, ठीक है, ये इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग के 3 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। 17 से 29 अक्टूबर 2021 तक ऑनलाइन कार्यक्रम के रूप में इसे क्या किया जाएगा, आयोजित किया जाएगा। और ये IPRD जो है, ये भारतीय नौसेना जो है, इस भारतीय नौसेना का शीर्ष वार्षिक क्या है, सम्मेलन है। और सम्मेलन के साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए कि इस साल के आयोजन की प्रमुख थीम जो है, वो इस साल के आयोजन की प्रमुख थीम जो है, वो प्रमुख थीम क्या रखी गई है, तो थीम आप लोगों के सामने है इवोल्यूशन इन मैरीटाइम स्ट्रैटेजी ड्यूरिंग द 21st सेंचुरी। ठीक है, मैरीटाइम स्ट्रेटजी यानी समुद्री रणनीति जो है, उस समुद्री रणनीति को किस तरीके से उजागर किया जा सकता है, इवोल्यूट किया जा सकता है हमारी 21st सेंचुरी में, जहां पर बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो हम लोगों के सामने हैं। बहुत सारे देश जो हैं, चीन जो है वो, चीन पूरी दुनिया के पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है। उसी के साथ साथ हाल ही में अफगानिस्तान जो है, उस अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ है। पाकिस्तान जो है वो, पाकिस्तान भी चीन का साथ दे रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर थलीय सुरक्षा की बात की जाए, आकाशीय सुरक्षा की बात की जाए या जलीय सुरक्षा की बात की जाए, तो तीनों ही दृष्टि से सेना के जो जवान हैं, उन जवानों का रोल जो है वो इस वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है। उस सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं हमें बहुत ज्यादा अच्छी स्ट्रैटेजीज और अपने उपकरणों को, अपने युद्ध संसाधनों को बहुत ज्यादा विकसित करने की जरूरत है। और उन्हीं मुद्दों पर ये चर्चा जो है, ये चर्चा की जा रही है। इसके अलावा इस आयोजन में 8 उपविषय जो है वो भी शामिल किए गए हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये स्टैटिक जीके से जुड़ा हुआ प्रश्न जो है वो ध्यान रख लो, स्टैटिक जीके से जुड़ा हुआ प्रश्न जो है वो प्रश्न क्या रख लो, ध्यान रख लो कि ये जो इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? वेरी गुड भावी शिक्षक ज्योति त्रिपाठी। इसका एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था, वो एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 2018 में हुआ था, ठीक है। और 2018 में होने के साथ साथ नौसेना का शीर्ष वार्षिक क्या है, ये एक सम्मेलन है। और बिल्कुल 4 दिसंबर को, जो ही आपने भी सही बताया, 4 दिसंबर जो है, इस 4 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? हम लोग नौसेना दिवस जो है उस नौसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। अंजलि भट्ट, वेरी गुड मॉर्निंग, आपका भी बहुत बहुत क्या है, स्वागत है। और इसी के साथ साथ बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो है वो, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, आज की क्लास का तीसरा प्रश्न। किस देश के उपन्यासकार और फिल्म निर्माता तित्सी डांगरेम्बगा ने जर्मन शांति पुरस्कार 2021 जीता है? और जब इस तरह के पुरस्कारों की घोषणा होती है तो हमें पता होना चाहिए कि प्रश्न अपने आप ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब इस तरह के पुरस्कारों की घोषणा होती है तो प्रश्न अपने आप में ही बेहद इंपॉर्टेंट जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। गीता सिंह, वेरी गुड मॉर्निंग, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ए यहाँ पर आंसर आ रहा है। और बहुत सारे बच्चे जो है वो, बहुत सारे बच्चे बहुमत के साथ क्या आंसर दे रहे हैं? बहुमत के साथ यहाँ पर ए ही आंसर दे रहे हैं। और एग्जैक्टली ए जो है ये आपका बिल्कुल सही आंसर, एग्जैक्टली ये जो है ये आपका बिल्कुल सही आंसर है, जिम्बाब्वे। और ये उपन्यासकार जो हैं, इनका संबंध कौन से देश से है? इनका संबंध जिम्बाब्वे से है। और जिम्बाब्वे से होने के साथ साथ ही ये जो है, ये जर्मन शांति पुरस्कार पाने वाली पहली अश्वेत महिला बन चुकी हैं। जर्मन शांति पुरस्कार, और ये जर्मन शांति पुरस्कार पाने वाली पहली क्या बन चुकी हैं? अश्वेत महिला बन चुकी है।
पहली जो है वो क्या बन चुकी है, अश्वेत महिला जो है वो अश्वेत महिला बन चुकी है। कौन बन चुकी है, ये बन चुकी है तित्सी डांगर एम्बगा, ठीक है। और ये तित्सी डांगर एम्बगा जो है इनके द्वारा हाल ही में पैन पिंटर पुरस्कार 2021 भी जीता गया है। पैन पिंटर पुरस्कार, और पैन पिंटर पुरस्कार 2021, अगर ये भी प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया जाए, क्योंकि ये भी लेखन से संबंधित पुरस्कार है, साहित्य से जुड़ा हुआ ही पुरस्कार है, तो पैन पिंटर पुरस्कार 2021 या जर्मन शांति पुरस्कार 2021, ये दोनों ही किसको दिए गए हैं, ये दोनों ही जिम्बाब्वे की उपन्यासकार तित्सी डांगर एम्बगा जो है इनको क्या किए गए हैं, दिए गए हैं। और अगर आपसे कोई पूछे कि पुरस्कार राशि के रूप में, ठीक है, पुरस्कार राशि के रूप में इस पर्टिकुलर प्राइज में कितनी राशि जो है वो दी जाती है, तो 25,000 यूरो जो है वो 25,000 यूरो की राशि जो है वो इस पुरस्कार में क्या की जाती है, दी जाती है। और दी जाने के साथ साथ ही जर्मन प्रकाशक बुकबैक जो प्रकाशक हैं उनके द्वारा ये पुरस्कार जो है ये दिया जाता है। आकाश कुमार वेरी गुड मॉर्निंग, कृष्णकांत, नरेंद्र राज वेरी गुड मॉर्निंग, अनुभव कुमार वेरी गुड मॉर्निंग, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा आज की क्लास का तीसरा प्रश्न। कुछ लोगों का वीडियो अलग चल रहा है, तो भैया उन सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, वो रिक्वेस्ट ये है कि आप सभी लोग जो है वो फटाफट से अपने इस वीडियो को रिफ्रेश कर लीजिए। जिनका भी वीडियो अलग चल रहा है या उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं क्लास में पीछे चल रहे हैं, आप लोग एक बार अपने वीडियो को क्या कर लीजिए, रिफ्रेश कर लीजिए। और रिफ्रेश करने के साथ साथ ही क्लास में बराबरी जो है उस बराबरी पर आ जाइए, और लाइक और शेयर करते रहो भाई, भूलना नहीं है बार बार। जिसने भी अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है ना, इन सभी इतने अच्छे अच्छे प्रश्न और इतनी अच्छी अच्छी डिटेल और इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां जो आपको दे रहे हैं, उन सब की कसम है आप लोगों को फटाफट से क्या करना है, लाइक करना है और फटाफट से शेयर करना है, अपने बहुत सारे साथियों को यहाँ पर जोड़ना है। चलिए, चौथा प्रश्न आप लोगों के सामने है, और चौथा प्रश्न भी खेलकूद से जुड़ा हुआ प्रश्न है, ठीक है। किससे जुड़ा हुआ, खेलकूद से, कि डेनमार्क ओपन बैडमिंटन 2021 जो है, ये डेनमार्क ओपन बैडमिंटन 2021 में किस देश की अकाने यागुमुची ने महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। अब महिला सिंगल्स का खिताब तो हम सब लोगों ने पूछ लिया है, लेकिन महिला सिंगल्स के खिताब को जिसने जीता है उनका संबंध जो है वो संबंध कौन से देश से है, ये आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। ये आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। चलिए जल्दी से बताइए, व्हाट इज द राइट आंसर। लालू यादव, अच्छा जी, लालू यादव भी आ चुके हैं हमारी क्लास में, वेरी गुड मॉर्निंग, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है। चलिए बताइए जल्दी से, अगला क्वेश्चन जो है इसका सही आंसर क्या होगा। ए आंसर यहाँ पर आ रहा है, कुछ हमारे बच्चे जो हैं वो चाइना की तरफ जा रहे हैं, और कुछ हमारे बच्चे जो हैं वो जापान की तरफ भी क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। तो जापान और चाइना दो आंसर आ रहे हैं। अब देखते हैं जापान जीतता है या फिर चाइना जीतता है। तो जीता कौन, जापान, ठीक है, जीता कौन, जापान। हम लोग बात करें डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 की, और डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में डेनमार्क के अगर मेंस सिंगल की यहाँ पर बात की जाए, किसकी बात की जाए बच्चों, मेंस सिंगल की बात की जाए, तो मेंस सिंगल का खिताब जो है वो डेनमार्क के ही एक ओलंपिक चैंपियन, ठीक है, डेनमार्क के ओलंपिक चैंपियन। और ये जो डेनमार्क के ओलंपिक चैंपियन है, इन ओलंपिक चैंपियन का जो नाम है वो नाम क्या है, आप सभी लोगों को पता होगा कि इनका नाम है विक्टर एक्सेल्सन, ठीक है। क्या है ये, विक्टर एक्सेल्सन। और विक्टर एक्सेल्सन जो है, इनके नाम जो है, ये मेंस सिंगल का खिताब जो है वो खिताब गया है। और आपसे पूछा जाए कि ये प्रतियोगिता जो है, ये प्रतियोगिता कब से कब तक आयोजित की गई थी, तो याद रखना है 19 से 24 अक्टूबर 2021 जो है, इस 19 से 24 अक्टूबर 2021 के बीच में ये डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 आयोजित किया गया। और कहां पर आयोजित किया गया, तो नाम में ही नजर आ रहा है डेनमार्क, ठीक है। तो डेनमार्क में ही क्या हुआ था, आयोजित हुआ था। तो मेंस सिंगल का खिताब जो है वो डेनमार्क के ही ओलंपिक चैंपियन विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है, और वुमेन सिंगल का खिताब जो है वो जापान के नाम गया है, और नाम मैंने आपको बता दिया है, अकाने यागामुची जो है वो अकाने यागामुची इनका नाम है। और उसी के साथ साथ अगर पूरी लिस्ट हम लोगों को देखनी है, तो डेनमार्क ओपन 2021 और डेनमार्क ओपन 2021 के जो इस बार के विजेता हैं, उनमें मेंस सिंगल विक्टर एक्सेल्सन के नाम हुआ है, जिनका संबंध डेनमार्क से ही है। कई बार प्रश्न नाम से जुड़ा हुआ नहीं पूछा जाता, देश से जुड़ा हुआ पूछ लिया जाता है, तो हमें यह भी पता होना
होना चाहिए कि जो व्यक्ति जीता है उस व्यक्ति का संबंध जो है वो संबंध कौन से देश से है, ठीक है, वो संबंध जो है वो कौन से देश से है। महिला सिंगल्स की अगर बात करें तो अकाने यामागुची जो है जो कि जापान से है, उनके नाम ये महिला सिंगल है। मेंस डबल्स की अगर बात की जाए तो ताकुरो होकी और यूगो कोबायाशी, और दोनों के नामों से पता चल रहा है कि संबंध कहां से है, जापान से है। तो ये भी किताब किसके नाम गया है, जापान के नाम गया है। वुमेन्स डबल्स की अगर बात करें तो हुयांग डोंगपिंग और झेंग ये, और इन दोनों का ही संबंध कहां से है, चीन से है, ठीक है। तो वुमेन्स सिंगल्स और मेंस डबल्स जो है वो जापान के नाम गया है। मिक्स डबल का खिताब भी जापान के नाम गया है। यानी टोटल 5 खिताब अगर हम लोग देखें तो 5 में से 3 खिताब जो हैं वो 3 खिताब जापान के द्वारा जीते गए हैं, एक डेनमार्क ने जीता है जो कि होस्ट कंट्री है, और एक खिताब जो है वो चीन के नाम क्या हुआ है, गया है। अजीब नाम है, क्या करें साहब, उनके माता पिता ने रखे हैं। अब हमारी तरह रामलाल, श्यामलाल, सीतालाल, गोपीलाल तो नहीं रखेंगे ना, ठीक है। तो ये जो है यही क्या रहेंगे, नाम रहेंगे, इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता है भाई, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न आप लोगों के सामने है, ठीक है। 5वां प्रश्न आप लोगों के सामने है, किसी एक सरकार की महत्वपूर्ण योजना। सुमित यादव, सुभाष कुमार, वेरी गुड मॉर्निंग, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आंख नहीं खुली, अब सोचो किसी दिन मैडम की आंख नहीं खुले तो क्या हो, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, जो चीज लेनी है तो लेनी है, आंख को खोलना ही पड़ता है। अलार्म लगा के सोया करो आराम से कि समय पर आंख खुल सके आप लोगों की। नरेंद्र कुमार खन्ना, वेरी गुड मॉर्निंग। चले मुमताज जी, गुड मॉर्निंग। सतीश, चलो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अक्टूबर 2021 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1.80 लाख रुपए से कम पारिवारिक आय वालों के लिए मुफ्त शिक्षा की क्या की है, घोषणा की है, ठीक है। कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिनके द्वारा जिन परिवारों की आय जो है वो 1.80 लाख रुपए से कम है, उन परिवार के सभी बच्चे के लिए कक्षा 12वीं तक जो शिक्षा है वो शिक्षा बिल्कुल क्या कर दी है, मुफ्त कर दी है। 8वीं तक ये प्लान जो है, ये कार्यक्रम जो है ये पहले ही चल रहा था, लेकिन अब 8वीं के बाद 9वीं से 12वीं के जो बच्चे हैं उन 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए भी ये स्कीम जो है शुरू की गई है। और अब यहाँ पर जो आप लोग आंसर दे रहे हैं वो आंसर दे रहे हैं सी। देखते हैं सी क्या है, सी है आपका हरियाणा, और एग्जैक्टली सही बताया। हमें पता है हरियाणा के जो वर्तमान में सीएम है वो सीएम कौन है, वो है मनोहर लाल खट्टर। सीएम कौन है यहाँ पर, मनोहर लाल खट्टर। और ये घोषणा जो है हरियाणा सरकार की प्रमुख योजना है, तो हरियाणा वाले बच्चों के लिए जितनी इंपॉर्टेंट है पूरे इंडिया वाले बच्चों के लिए भी इतनी इंपॉर्टेंट है। और हरियाणा का एक कार्यक्रम था सुपर 100 कार्यक्रम, हरियाणा का एक कार्यक्रम सुपर 100 कार्यक्रम, और ये हरियाणा की जो सुपर 100 स्कीम थी, इस स्कीम के तहत जो है, इस स्कीम के तहत ये जो पर्टिकुलर मुफ्त शिक्षा है, इस मुफ्त शिक्षा की घोषणा जो है वो घोषणा हरियाणा सरकार जो है उसके द्वारा की गई है। उसी के साथ साथ अब ये कहा गया है कि कक्षा 9 से 12, कौन सी कक्षा, कक्षा 9 से 12, और कक्षा 9 से 12 के जो बच्चे हैं इन बच्चों को मुफ्त स्कूली शिक्षा दी जाएगी। क्या दी जाएगी, मुफ्त स्कूली शिक्षा जो है ये मुफ्त स्कूली शिक्षा प्रदान की जाएगी, जो पहले कक्षा 8 तक तो लागू था, ठीक है। पहले कक्षा 8 जो है उस 8 तक लागू था, लेकिन अब इस स्कीम को कक्षा 9 से 12 के लिए भी क्या कर दिया गया है, लागू कर दिया गया है। सुपर 100 कार्यक्रम के तहत जो है ये घोषणा जो है ये घोषणा की गई है। और यहाँ पर ये भी कहा गया है कि सिर्फ स्कूली शिक्षा नहीं बल्कि जो किताबें होंगी वो किताबें भी इन बच्चों को मुफ्त में क्या होंगी, दी जाएंगी। और मुफ्त में दी जाने के साथ साथ ही जो एक और इम्पॉर्टेंट बात कही है कि ये भी कही है यहाँ के मुख्यमंत्री ने कि ये जो स्कीम हम लोगों ने चलाई है या ये जो घोषणा हमने की है ये हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बिल्कुल क्या है, अनुरूप है, ठीक है, बिल्कुल क्या है, अनुरूप है, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं टाइम चेंज की बात। भैया दिवाली के बाद करेंगे, अभी तो दिवाली का माहौल है, सब दिवाली मनाओ आराम से, मुश्किल से थोड़े बहुत दिन बचे हुए हैं। टाइम चेंज की बात जो है वो आराम से दिवाली वाली मना के आएंगे, उसके बाद सोचेंगे कि टाइम जो है वो टाइम चेंज करना है या फिर नहीं करना है। हाँ सरप्राइज मिलेगा, बिल्कुल सरप्राइज मिलेगा, इंतजार करो आप लोग सरप्राइज का। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा के वर्तमान में राज्यपाल जो है वो राज्यपाल कौन है, तो याद रखना है बंडारू दत्तात्रेय जो है, ये
बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के राज्यपाल हैं। यहाँ की कैपिटल अगर आप लोगों से पूछी जाए तो हरियाणा की कैपिटल जो है वो क्या है, चंडीगढ़ है। ठीक है, तो ये बातें भी हम लोगों को क्या रखनी है, याद रखनी है। और उसी के साथ साथ 1.80 लाख प्रतिवर्ष रुपए से कम जिनकी भी आए हैं उनके बच्चों के लिए ये शिक्षा कार्यक्रम जो है वो शुरू किया गया है। और हरियाणा का जो सुपर 100 कार्यक्रम है जिसके बारे में मैंने बात की थी कि हरियाणा का सुपर 100 कार्यक्रम जो है, ये सुपर 100 कार्यक्रम के तहत ये घोषणा जो है सरकार के द्वारा की गई है। इस कार्यक्रम में क्या किया गया है, जितनी भी सिविल सेवा परीक्षा है 2020 या फिर सिविल सेवा परीक्षा 2020 और जेईई एडवांस 2021 जो है इसको पास करने वाले छात्रों के साथ इन्होंने बातचीत भी की। और सुपर 100 का उद्देश्य ये है कि 100 ऐसे बच्चों का चयन किया जाए जो 100 ऐसे बच्चे गरीब परिवारों से संबंधित हो, कहीं ना कहीं प्रतिभाशाली हो और उनकी प्रतिभा का उपयोग करके उनको इन परीक्षाओं में क्या किया जा सके, साबित किया जा सके। कुलदीप, मुझे आपका कमेंट बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे नहीं दिख रहा है, मुझे सबके कमेंट दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मेरा फोकस पढ़ाने पे थोड़ा सा ज्यादा है। अगर काम का कमेंट होगा तो मैं जवाब दे दूंगी। ठीक है, लेकिन अब जो तुम गाने गा रहे हो, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, ऐसे कमेंट्स का जवाब देने लग गई तो फिर पता चलेगा कि ये क्लास जो है, ये क्लास नहीं, एक गपशप वाला सेशन जो है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलो लाइक और शेयर करो फटाफट से, जल्दी से करो, जिसने भी नहीं किया जल्दी से कर दीजिए। ठीक है, राजीव गांधी अवार्ड नीरज चोपड़ा को मिलने वाला है, बिल्कुल सही बताया कुछ, वेरी गुड। चलिए, सरवन चौधरी, वेरी गुड मॉर्निंग। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और अगला क्वेश्चन एक बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय मूल की अनिता आनंद की बात की जा रही है और आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो भारतीय मूल की अनिता आनंद है, ये अनिता आनंद किस देश की नई रक्षा मंत्री के रूप में क्या की गई है, नियुक्त की गई है। कौन सा देश और किस देश की नई रक्षा मंत्री जो है, उस नई रक्षा मंत्री के रूप में इन्हें क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। ए आंसर यहाँ पर आ रहा है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ए आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या ए इसका सही आंसर है? क्या ए इसका सही आंसर है? बिल्कुल ए इसका सही आंसर है। कनाडा इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर। और ये जो अनिता आनंद है, नाम याद रखना है, कनाडा की रक्षा मंत्री बनी है। रक्षा मंत्री का पद किसी भी देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, क्योंकि ये वो पद होता है जिसमें जो रक्षा मंत्री होता है वो हमारे देश की जो सेना है, जो कहीं ना कहीं हमारे देश की रक्षा कर रही है, उस सेना और सेना से जुड़े हुए बहुत सारे निर्णय जो है वो निर्णय इन लोगों के हाथों में होते हैं। ठीक है, तो बेहद महत्वपूर्ण पद। और कनाडा की रक्षा मंत्री के रूप में अनिता आनंद जो है, इनको क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। और नियुक्त करने के साथ साथ ही इन्होंने इससे पहले कनाडा में लोक सेवा और खरीद मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। ठीक है, इससे पहले ये कनाडा की राजनेता रह चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार ये पद इन्हें दिया गया है, कनाडा की एक राजनेता के रूप में भी ये काम कर चुकी हैं। लोक सेवा और खरीद मंत्री के रूप में इन्होंने काम किया है और लंबे समय से रक्षा मंत्री रहे भारतीय मूल के। इससे पहले भी देखो, अब सबसे बड़ी गर्व की बात हमारे लिए क्या है कि इससे पहले भी कनाडा के जो रक्षा मंत्री थे वो भी भारतीय थे और अब जो रक्षा मंत्री बन रही है वो भी भारतीय मूल की बन रही है। लेकिन अब जो बन रही है उनका सबसे बेसिक पॉइंट ये है कि ये महिला है। ठीक है, और कनाडा में पहली बार किसी भारतीय मूल की महिला जो है, उस भारतीय मूल की महिला को क्या किया गया है, ये स्थान जो है, ये स्थान दिया गया है। तो ये लंबे समय से रक्षा मंत्री रहे भारतीय मूल के हरजीत सज्जन जो है, उन हरजीत सज्जन का ही क्या लेने वाली है, स्थान लेने वाली है। और ऐसा कहा जाता है, ऐसा सोचा जा रहा है शायद कनाडा के द्वारा कि भारत के लोग जो है वो, भारत के लोग रक्षा मंत्री के पद पर बहुत बेहतरीन तरीके से क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ही अगला जो रक्षा मंत्री है वो भी किसका है, भारत का है। सबसे लंबी सीमा वाला रेखा देश बिल्कुल कनाडा है। पंजाबी लोग कनाडा में ही रहते हैं। चलो, ऐसा तो अभी कोई आंकड़ा मेरे पास नहीं आया। देखो, सीमा रेखा वाला तो सुन सकती हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा पंजाबी कनाडा में रहते हैं। ये अभी तक है ना, कोई डेटा इसको लेकर मैंने पढ़ा नहीं है कहीं भी, पढ़ूंगी जब आप लोगों को बिल्कुल क्या करूंगी, क्लियर करूंगी। तो दूसरी महिला डिफेंस मिनिस्टर जो है वो ये बनी है। इनका जन्म 1967 में नोवा स्कॉटिया में हुआ था। माता पिता जो हैं वो, माता पिता भी इनके डॉक्टर थे और इनकी माता का संबंध जो है वो तमिलनाडु से है और पिता जो है वो मूल रूप से कहाँ के थे, पंजाब के रहने वाले थे। और तमिलनाडु और पंजाब की जोड़ी मिली और मिलने के साथ साथ ही ये भारतीय मूल की अनिता आनंद जो है, ये अब क्या बन चुकी हैं, कैनेडियन रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर जो है वो डिफेंस मिनिस्टर बन चुकी है। ठीक है, चलिए प्रेमपाल, वेरी गुड मॉर्निंग, आपका भी बहुत बहुत स्वागत
स्वागत है। जस्टिन ट्रूडो जो है वो कनाडा के क्या है, प्राइम मिनिस्टर हैं। जूही, वेरी गुड। कनाडा का वुड बफेलो नेशनल पार्क विश्व का सर्वाधिक बड़ा पार्क है जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, अल्बर्टा प्रांत में स्थित है। देखो बहुत अच्छी अच्छी खबरें जो है ना, बहुत अच्छी अच्छी न्यूज जो है, बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां जो है वो इस क्लास में बच्चे देते हैं। आप मेरा तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, आप सभी लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है कि उनकी इन जानकारियों को भी पढ़ सकें, ठीक है, उनकी इन जानकारियों को भी पढ़ें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी हो सकती है। सुशील भाटी, वेरी गुड मॉर्निंग। चलो फटाफट से, देखो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर लाइव दे रहे हैं, जिसने भी लाइक नहीं किया जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं डेली करंट अफेयर्स टुडे, करंट अफेयर्स 2021, और आज तारीख जो है वो है 28 अक्टूबर 2021। अक्टूबर के महीने में कुछ ही दिन जो है वो हमारे क्या रहे हैं, शेष रहे हैं, और जल्द ही मंथली करंट अफेयर्स जो है, ये मंथली करंट अफेयर्स आप लोगों के सामने मैं लेकर आने वाली हूं, और उस मंथली करंट अफेयर्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ेंगे आने वाले एग्जाम के लिए, और पढ़ने के साथ साथ ही फिर आराम से अपनी दिवाली जो है वो दिवाली क्या करेंगे, मनाएंगे, ठीक है। चलिए, किस शहर ने हाल ही में अक्टूबर 2021 में सर्वाधिक टिकाऊ परिवहन प्रणाली वाले शहर का पुरस्कार जो है वो जीता है? उस शहर का नाम जो है वो नाम आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। कोच्चि, वाराणसी, दिल्ली या फिर मणिपुर? कोच्चि, वाराणसी, दिल्ली या मणिपुर? एफएफ गेमिंग, वेरी गुड मॉर्निंग। और आंसर यहाँ पर क्या आ रहा है, कोच्चि आ रहा है, ठीक है। आंसर यहाँ पर क्या आ रहा है, कोच्चि आ रहा है, और एग्जैक्टली सही आंसर है। हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, हम लोग बात यहाँ पर कर रहे हैं सर्वाधिक टिकाऊ परिवहन प्रणाली, ठीक है, कि यहाँ की जो परिवहन प्रणाली है वो परिवहन प्रणाली सर्वाधिक टिकाऊ हो। और आप सब लोग टिकाऊ का मतलब तो जानते ही होंगे। हम बाजार से कोई भी चीज खरीदने जाते हैं, चाहे हम घर का फर्नीचर लेके आ रहे हो, या चाहे हम कोई व्हीकल लेके आ रहे हो, चाहे कोई फैन लेके आ रहे हो, लाइट लेके आ रहे हो, हमारा पहला क्वेश्चन जो है, ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो पहला क्वेश्चन यही होता है दुकानदार से कि भाई साहब कितना टिकाऊ है, ठीक है। कितना टिकाऊ का मतलब होता है कि कोई चीज कितने लंबे समय तक क्या हो सकती है, चल सकती है, ठीक है। आज हम जितना इन्वेस्टमेंट उस चीज के ऊपर कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट कितने दिन तक क्या हो सकता है, काम आ सकता है। तो इसीलिए जो है ये कोच्चि जो है, इस कोच्चि को सर्वाधिक टिकाऊ परिवहन प्रणाली वाला शहर जो है इसका पुरस्कार जो मिला है। और इसको आवास और शहरी मंत्रालयों का जो आवास और शहरी मंत्रालय जो है, जिस आवास और शहरी मंत्रालय के मंत्री जो है वो है हरदीप सिंह पुरी, उन्हीं के मंत्रालय द्वारा स्थापित ये पुरस्कार है। 29 अक्टूबर 2021 यानी आज नहीं कल जो है, ठीक है, आज नहीं कल जो है, कल ये पुरस्कार जो है वो नई दिल्ली में कोच्चि शहर जो है, इस कोच्चि शहर को क्या किया जाएगा, प्रदान किया जाएगा। और परिवहन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कोच्चि मेट्रो की बात करें, चाहे कोच्चि में चलने वाली वाटर मेट्रो की बात करें, चाहे ई मोबिलिटी उपकरण की बात करें, तो ऐसे कुछ परियोजनाएं जो हैं वो कोच्चि के द्वारा चलाई गई हैं, इस शहर में स्थापित की गई हैं, जिनके तहत जो है सर्वाधिक टिकाऊ परिवहन प्रणाली वाले शहर का खिताब जो है वो किसको मिला है इस बार, वो मिला है कोच्चि को। 29 अक्टूबर को प्रदान किया जाएगा। राम महिरवार, आजम खान, वेरी गुड मॉर्निंग, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है। आर्मी टाइगर, वेरी गुड मॉर्निंग, आपका भी वेलकम है। चलिए, दीपक सिंह कह रहे हैं मैम मेरा असम इरिगेशन डिपार्टमेंट का रिटर्न क्लियर हो गया, फाइनल ओरल टेस्ट के रिजल्ट का इंतजार है। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपक आपको। मेहनत जो है वो मेहनत रंग लाई है, और भी जितने भी बच्चे सभी की मेहनत ऐसे धीरे धीरे जरूर से जरूर क्या करेगी, रंग लाएगी। आप लोग बस इसी तरीके से क्लास देखते रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, धीरे धीरे सारे सपने जो है ना वो जरूर से जरूर साकार होंगे। रिटर्न क्लियर हुआ है, ओरल भी जरूर से जरूर क्या होगा, क्लियर होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और 8वां प्रश्न जो है वो आपसे क्या कह रहा है, अक्टूबर 2021 में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा रियाद में मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव समिट 2021 को क्या किया गया है, संबोधित किया गया है, संबोधित किया गया है। आपको बताना है इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा। धीरज कुमार, वेरी गुड मॉर्निंग, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नरेंद्र कुमार जी राजस्थान से हैं, आपका भी बहुत बहुत वेलकम है। जल्दी से बताइए ये प्रश्न जो है, ये प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। और इशिका, प्रश्नों की जानकारी पर ध्यान दोगी तो क्लास में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जूही, प्रश्नों की जानकारी पर ध्यान दोगी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जो कह रहा है नहीं कह रहा है, कई बार कहा है कि सब चीज़ों को इग्नोर करो, क्योंकि इस वक्त हमारा एकमात्र लक्ष्य जो है वो लक्ष्य है कहीं ना कहीं अपने सपने को पूरा करना। और अगर इन बातों में आप इन्वॉल्व हो गए तो वो कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलो
बी आंसर यहाँ पर आ रहा है और बहुत सारे बच्चे बी आंसर दे रहे हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा यहाँ पर देखो प्रश्न में क्या लिखा हुआ है। बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर जो है ना वो अगर लॉजिक का यूज करें तो प्रश्नों में ही छुपे हुए होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव। अब ग्रीन इनिशिएटिव की बात की जा रही है तो कहीं ना कहीं पर्यावरण की बात की जा रही है, क्योंकि हम लोग गो ग्रीन का जो नारा देते हैं वो गो ग्रीन का नारा पर्यावरण के लिए ही देते हैं, ठीक है। और वो पर्यावरण जो है, ठीक है, वो पर्यावरण जो है उस पर्यावरण के लिए पर्यावरण मंत्री जो है, आप सभी लोगों को पता होगा कि वर्तमान में अगर पर्यावरण मंत्री की बात की जाए कि पर्यावरण के क्षेत्र में कैबिनेट मंत्री जो है वो कौन है, तो ये जो पर्यावरण के कैबिनेट मंत्री हैं, ये कैबिनेट मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव है। और इन्हीं के द्वारा ये मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव समिट जो है, इस समिट का हाल ही में क्या किया गया है, इसे संबोधित किया गया है, ठीक है। ये आप लोगों के सामने है मंत्री, हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, जिनके सामने बैनर लगा हुआ है और आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये जो है इनका संबंध इंडिया से है, इंडिया के पर्यावरण मंत्री हैं। और मिडिल ईस्ट क्षेत्र में किस तरीके से ग्रीन इनिशिएटिव को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, उसको लेकर वार्ताएं जो है वो इस समिट में की गई हैं। और ये समिट कहां पर आयोजित हुई है, रियाद में आयोजित हुई है। रियाद जो है वो क्या है, एक अरब शहर है, ठीक है। चलिए 27 अक्टूबर 2021 को नवा प्रश्न आप लोगों के सामने है, लाइक और शेयर करते रहिए। और आपको ये बताना है नवे प्रश्न में सबको पढ़ाई पर ध्यान देना है। देखो कोई भी स्पेशल नहीं है इस क्लास में, जितने भी बच्चे हैं जिनका ध्यान भी भटक रहा है, मैं बीच बीच में काफ़ी देर तक मैं देखती हूँ और देखने के बाद उन चीज़ों को इग्नोर करने का प्रयास करती हूँ, लेकिन जब मुझे ऐसा लगता है कि वो वार्ता जो है वो बढ़ती जा रही है और बढ़ते जाने के साथ साथ आपका ध्यान भी जो है भटकता जा रहा है, तब मुझे बीच में इंटरप्ट करना पड़ता है और आप लोगों को बोलना पड़ता है कि प्लीज़ फोकस ऑन योर स्टडीज़, ठीक है, प्लीज फोकस ऑन योर स्टडीज, क्योंकि यही चीजें जो है वो आपके ड्रीम को पूरा करेंगी। जो जो बोल रहा है उसे बोलने दो ना, उसका मुंह है वो बोल रहा है उसको बोलने दो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ सकता हम लोगों के ऊपर अगर हम लोग उस चीज पर ध्यान ना दें। जब आप ध्यान दोगे तभी किसी पे फर्क पड़ेगा, ये भी जिंदगी में हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए 27 अक्टूबर 2021 को भारतीय सेना द्वारा कौन सा इन्फेंट्री दिवस जो है वो इन्फेंट्री दिवस क्या किया गया है, मनाया गया है। 27 अक्टूबर और 27 अक्टूबर 2021 को भारतीय सेना जो है, इंडियन आर्मी जो है, इस इंडियन आर्मी के द्वारा कौन सा इन्फेंट्री दिवस मनाया गया है, आपको बताना है। सही आंसर क्या होगा, 75 इज द राइट आंसर। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो 75 यहाँ पर क्या दे रहे हैं, आंसर दे रहे हैं और एग्जैक्टली 75 जो है ये 75 आपका बिल्कुल सही आंसर है। 75वां इन्फेंट्री दिवस जो है, ये 75वां इन्फेंट्री दिवस हाल ही में क्या किया गया है, मनाया गया, ठीक है, हाल ही में क्या किया गया है, मनाया गया है। और अगर हम इन्फेंट्री दिवस की बात कर रहे हैं तो इस दिन को स्वतंत्र भारत की पहली सैन्य घटना की याद के रूप में मनाया जाता है। जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था, जब हमारा भारत जो है वो भारत क्या हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, तो उस भारत के स्वतंत्र होने के बाद जो पहली सैन्य घटना हुई थी, ठीक है, उसी पहली सैन्य घटना को याद करने के लिए, ठीक है, उसी पहली सैन्य घटना जो है, उस पहली सैन्य घटना को याद करने के लिए ये दिवस जो है, ये दिवस क्या किया जाता है, मनाया जाता है। तो इंडियन आर्मी का दिवस है, 75वां इन्फेंट्री दिवस मनाया गया है। और 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना ने कश्मीर घाटी में भारतीय धरती पर पहला हमला जो है, वो पहला हमला जो किया गया था सामने वालों की तरफ से, उस हमले में जितने भी वहां सामने से जितने भी दुश्मन थे, उन दुश्मनों को पीछे क्या कर दिया था, ढकेल दिया था। कब की बात है ये बात है उसी सन की जब हमारा देश आजाद हुआ था। ये बात है उसी सन की जब हमारा देश आजाद हुआ था। और हम सभी लोगों को पता है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था और अगस्त के ठीक 2 महीने बाद यानी 27 अक्टूबर 1947 को हमारी सेना के द्वारा पहला कदम जो है वो पहला कदम उठाया गया था। पहला ऑपरेशन जो है वो पहला ऑपरेशन क्या किया गया था, उठाया गया था। और इस पहले ऑपरेशन में ये हमले को पीछे ढकेल दिया गया था। और सिख रेजिमेंट की जो पहली बटालियन है, इसके जवानों ने हमले पर जीत की करके क्या की थी, ये हासिल की थी, ठीक है। सिख रेजिमेंट जो है, उस सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन ने जवानों पर हमला किया था। और इन्फेंट्री के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. सामंतरा ने कहीं ना कहीं इस बार जो है इस इन्फेंट्री समारोह में उन जवानों की क्या की है, सराहना की है, ठीक है, उन जवानों की क्या की है, सराहना की गई है, ठीक है। चलिए
तो 27 अक्टूबर को 75वां इन्फेंट्री दिवस जो है वो 75वां इन्फेंट्री दिवस यहाँ पर क्या किया गया है, मनाया गया है। स्वतंत्र भारत की पहली सैन्य घटना की याद में इसे मनाया गया और मनाए जाने के साथ साथ ही, ठीक है, बिल्कुल 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। एग्जैक्टली करेक्ट बताया। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि 4 दिसंबर जो है उसको नौसेना दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे सेना दिवस पूछा जाए या थल सेना दिवस जो है वो पूछा जाए तो ये जो थल सेना दिवस है, ये थल सेना दिवस जो है ये 15 जनवरी को क्या किया जाता है, मनाया जाता है। ठीक है, चलिए, ये भारतीय सेना का चिन्ह, जिस चिन्ह को देखकर हम भारतीय थल सेना की पहचान जो है वो पहचान भी कर पाते हैं। आज की क्लास का 10वां प्रश्न जो है वो 10वां प्रश्न आप लोगों के सामने है। ठीक है, आज की क्लास का 10वां प्रश्न जो है वो 10वां प्रश्न आप लोगों के पास सामने है। ठीक है, और वो प्रश्न क्या कह रहा है, गृह मंत्री अमित शाह, हम सभी को पता है कि हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। अगर सहकारिता मंत्रालय के मंत्री भी आपसे पूछा जाए तो वो भी कौन है, वो भी यहाँ पर अमित शाह जी हैं। और ये दोनों जो पदभार इन्होंने संभाल रखे हैं उसमें इन अमित शाह जी के द्वारा हाल ही में भारत में श्रीनगर से शारजहां के बीच किस देश में पहली सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान का उद्घाटन किया है। किस देश में पहली सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान का उद्घाटन जो है वो उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। आपको बताना है इस देश का सही आंसर जो है वो क्या होगा। लाइक और शेयर करते रहना है, भूलना नहीं है। कई बच्चे यहाँ पर अफगानिस्तान आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड बच्चों। ठीक है, कई बच्चे जो है यहाँ पर अफगानिस्तान आंसर दे रहे हैं। कुछ का आंसर डी यानी यूएई जो है वो यूएई भी आंसर आ रहा है। तो देखो, सबसे पहले तो बात करते हैं हाल ही में जो माननीय अमित शाह जी थे। अगर आप न्यूज चैनल्स देखते हो, खबरें पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि अमित शाह जी जो है ये जम्मू और कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर है। जम्मू और कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। और अगर पूछा जाए तो हम सभी को पता है कि अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर पे से धारा 370 क्या की गई थी, हटाई गई थी। और धारा 370 जब हटाई गई तो उस धारा 370 को हटाने के बाद ये हमारे माननीय गृह मंत्री जी का पहला जम्मू कश्मीर का दौरा है। ठीक है, पहला जो है वो पहला जम्मू कश्मीर का दौरा है। तो इस 3 दिवसीय जो दौरे पर माननीय अमित शाह जी हैं, इन 3 दिवसीय दौरे के दौरान जो है इन्होंने इंटरनेशनल फ्लाइट का उद्घाटन किया। किसके बीच में, श्रीनगर, अब आएगा आपका आंसर, ध्यान रखना, शारजहां और यूएई। तो हमारे जितने भी बच्चों ने डी आंसर दिया है, डी इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। हालांकि आंसर डी देने वाले बहुत सारे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर कम हैं। ठीक है, बहुत कम बच्चे जो हैं जिन्होंने डी आंसर दिया है। शुरुआत में सभी बच्चे जो हैं वो किसकी तरफ जा रहे थे, अफगानिस्तान की तरफ जा रहे थे, बट अफगानिस्तान इज नॉट द राइट आंसर। ये इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा, डी होगा, यूएई होगा। तो श्रीनगर, शारजाह और यूएई के बीच में ये इंटरनेशनल फ्लाइट जो है, इस इंटरनेशनल फ्लाइट का उद्घाटन किया है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये फ्लाइट जो है, ये फ्लाइट किस एयरलाइंस के द्वारा चालू की गई है, तो गो फर्स्ट एयरलाइन जो है, गो फर्स्ट एयरलाइन। और ये जो गो फर्स्ट एयरलाइन है, इस गो फर्स्ट एयरलाइन के द्वारा ये जो इंटरनेशनल फ्लाइट है, इस इंटरनेशनल फ्लाइट को शुरू किया गया है। और ये पहली एयरलाइन बन गई है, गो फर्स्ट एयरलाइन जो है वो पहली एयरलाइन बन चुकी है जिन्होंने इस 3 क्षेत्रों में ये इंटरनेशनल फ्लाइट जो है वो क्या की है, शुरू की है। ठीक है, और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ही कि अगस्त 2019 जो है, उस 2019 के बाद ये जो पर्टिकुलर गृह मंत्री जी हैं, अमित शाह जी हैं, इनका पहला जो है वो पहला क्या है, दौरा है। ठीक है, पहली उड़ान भरेगा, बिल्कुल भरेगा। और 4 दिन जो है, सप्ताह में 4 दिन ये उड़ान भरी जाएगी। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो इतनी भी इंटरनेशनल फ्लाइट और जितनी भी अगर फ्लाइट की बात करूं, रेलगाड़ियों की बात करूं, मालगाड़ियों की बात करूं, विभिन्न क्षेत्रों के बीच में अगर ये चलाई जाती हैं तो इनका मुख्य उद्देश्य जो है वो मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इनका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि पर्यटन को बढ़ावा मिले, लोग यात्रा कर पाए, प्लस व्यापार को बढ़ावा मिले, हमारी सामग्रियां जो है वो एक दूसरे देशों में वितरित हो सके और आवाजाही जो है वो आवाजाही क्या हो सके, बढ़ सके। ठीक है, तो ये सभी चीजें हम लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, 11वां प्रश्न, और दिस इज अनदर अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहला वाला प्रश्न भी बेहद महत्वपूर्ण था। ये जो प्रश्न है ये भी क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा, भारत ने जयनगर कुर्था रेल लिंक, भारत ने जयनगर कुर्था रेल लिंक जो है, ये जयनगर कुर्था रेल लिंक हाल ही में किस देश को क्या किया है, सौंप दिया है। ठीक है, जयनगर कुर्था रेल लिंक जो है ये हाल ही में किस देश को क्या कर दिया है, सौंप दिया है। आपको बताना है सही आंसर। और अभी स्टैटिक जीके के बहुत शानदार प्रश्न जो है वो आप लोगों के लिए बचे हुए हैं, जिनका आंसर जो है वो आप लोगों को देना है।
जिनका आंसर आप लोगों को क्या करना है, देना है। अब तैयारी आप लोगों को करनी है, एक प्रश्न और बाकी है, उसके बाद आप लोगों की भूमिका जो है वो इस क्लास में शुरू हो जाएगी। नेपाल यहाँ पर आंसर आ रहा है और एग्जैक्टली नेपाल जो है, ये नेपाल आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर है। अगर पूछा जाए कि भारत के द्वारा ये जयनगर कुर्था रेल लिंक जो है ये किस देश को सौंप दिया गया है, तो ये सौंपा गया है किसको, नेपाल को। और नेपाल सरकार को 34.9 किलोमीटर लंबी सीमा पारी रेल लिंक जो है ये सौंपा गया है, जो बिहार के जयनगर को नेपाल में कुर्था से क्या करता है, जोड़ता है। और जोड़ने के साथ साथ ही बिहार का जयनगर और नेपाल का कुर्था जोड़ने के साथ साथ ही मैंने कहा ना कि कोई भी रेल लिंक जोड़ा जाए, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान जो है वो क्या की जाए, चालू की जाए। दोनों का एकमात्र उद्देश्य क्या होता है कि पर्यटन को बढ़ावा मिले, लोगों की आवाजाही को बढ़ावा मिले, व्यवसाय जो है उसको बढ़ावा मिले। तो भारत और नेपाल जो कि पड़ोसी देश हैं आपस में, और कहीं ना कहीं दोनों देशों में मैत्रीपूर्ण संबंध भी हैं, उन दोनों ही देशों के बीच में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ कहीं ना कहीं आवाजाही व्यावसायिक क्रियाओं को बढ़ावा देने के लिए ये रेल लिंक जो है ये क्या किया गया है, सौंप दिया गया है, शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने बिल्कुल जयनगर बिहार में ही है साहब, मैंने भी बिहार ही बताया है आपको, ठीक है। अगला प्रश्न जो है वो आपसे क्या कह रहा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रत्येक घर में खुले में शौच मुक्त और बिजली हासिल करने वाला देश का पहला राज्य जो है वो कौन सा बना है। देश का पहला राज्य जो है वो पहला राज्य कौन सा बना है, प्रत्येक घर में खुले में शौच मुक्त और बिजली हासिल करने वाला देश का पहला राज्य। और ये देश का पहला राज्य कौन सा बना है आप लोगों को बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा। और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो हैं वो गोवा आंसर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो हैं ये गोवा क्या दे रहे हैं, आंसर दे रहे हैं। और एग्जैक्टली गोवा जो है ये गोवा आपका बिल्कुल सही क्या है, आंसर है, ठीक है। खुले में शौच मुक्त, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि ओडीएफ जो है ये ओडीएफ किसी भी शहर को या किसी भी राज्य को कब घोषित किया जाता है, तो इसके पीछे एक शर्त होती है, ठीक है। इसके पीछे क्या होती है, इसके पीछे एक शर्त होती है। ओडीएफ प्रोटोकॉल, पहली बात तो अगर पूछा जाए तो ये ओडीएफ प्रोटोकॉल जो है ये 2016 में क्या किया गया था, जारी किया गया था। और किसी भी देश को, किसी भी राज्य को, किसी भी राज्य को या शहर को ओडीएफ कब घोषित किया जाता है, जब दिन के किसी भी समय एक भी व्यक्ति खुले में शौच ना करे। दिन के किसी भी समय एक भी व्यक्ति खुले में शौच ना करे, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है, इस पर्टिकुलर राज्य या शहर जो है, इस शहर को ओडीएफ की श्रेणी में क्या किया जाता है, डाला जाता है। और ये ओडीएफ जो है अगर आपसे पूछा जाए कि इसे कब अधिसूचित किया गया था, तो 2016 में किया गया था। और गोवा जो है वो गोवा पहला राज्य बना है जिसे ओडीएफ का दर्जा मिला है, प्लस बिजली हासिल करने का दर्जा जो है वो भी गोवा को मिला है। और हाल ही में आपको पता होगा गोवा की अगर हम लोग बात करें तो हर घर जल मिशन, हर घर जल मिशन, ये हर घर जल मिशन जो है ये कहाँ का है, ये हर घर जल मिशन जो है, इस मिशन के तहत गोवा जो है वो गोवा मुफ्त पानी देने वाला भी पहला राज्य बना था। हर घर जल मिशन, और हर घर जल मिशन के तहत गोवा जो है ये गोवा मुफ्त पानी देने वाला जो है वो मुफ्त पानी देने वाला भी पहला राज्य जो है वो पहला राज्य क्या हुआ था, बना था। प्लस गोवा के द्वारा, गोवा हालांकि बहुत छोटा सा राज्य है, लेकिन इसी गोवा के द्वारा कोविड-19 जो है, इस कोविड-19 की पहली खुराक की अगर बात करें तो पहली खुराक 100% जो है वो 100% लोगों को दी जा चुकी है। कोविड-19 की पहली खुराक की बात करें तो पहली खुराक जो है वो पहली खुराक 100% लोगों को दे जा चुकी है। अगर यहाँ पे पूछा जाए कि गोवा की राजधानी क्या है, तो साहब गोवा की राजधानी है पणजी, ठीक है। गोवा की राजधानी है पणजी। बीचेस के लिए इस पर्टिकुलर स्टेट को क्या किया जाता है, जाना जाता है। और जाने के साथ साथ ही यहाँ के अगर सीएम अगर कोई पूछा जाए तो प्रमोद सावंत जो है वो, प्रमोद सावंत जो है वो यहाँ के क्या है, सीएम है। और प्रमोद सावंत सीएम होने के साथ साथ ही अगर ये पूछा जाए कि राज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल की जब भी हम लोग बात करेंगे तो गोवा के राज्यपाल जो है वो बदल गए थे, एस श्रीधरन पिल्लई।
एस श्रीधरन पिल्लई जो हैं, ये एस श्रीधरन पिल्लई जो हैं ये गोवा के क्या हैं, वर्तमान में राज्यपाल हैं। तो इतनी जानकारी जो है, ये इतनी जानकारी गोवा से जुड़ी हुई हम लोगों को क्या रखनी है, याद रखनी है। तो ओडीएफ की बात करें, खुले में शौच मुक्त जो है उसकी बात करें, ओपन डिस्प्लेसमेंट फ्री अगर एरिया की बात करें, और बिजली हासिल करने वाले देश की बात करें तो कौन सा बना है, गोवा बना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अब जो बात करेंगे वो करेंगे हम इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की। ठीक है, इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की। और ये जो इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस हैं, अब इन प्रश्नों के उत्तर जो है, ये इन प्रश्नों के उत्तर जो है वो आपको लेने हैं। ओपन डिस्प्लेसमेंट फ्री एरिया बताया ना मैंने, ओडीएफ की फुल फॉर्म आप लोगों को, खुले में शौच मुक्त, जहां पर ऐसा राज्य जहां पर दिन के किसी भी समय किसी भी व्यक्ति के द्वारा खुले में शौच जो है वो नहीं किया हो। इस एग्जामिनेशन के बाद जो है ये पर्टिकुलर टाइटल जो है ये किसी भी राज्य को क्या किया जाता है, दिया जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, और अब है स्ट्रैटेजी के क्वेश्चंस। बारी है आप लोगों की। मेरी भूमिका होगी कम, आपकी भूमिका होगी ज्यादा, क्योंकि ये वो प्रश्न है जो हम लोग अपनी जीके को तैयार करने के लिए लगातार क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और उन्हीं सभी प्रश्नों को लेकर टेस्ट जो है वो टेस्ट आप लोगों का एक तरह से रोज जो है वो यहाँ पर क्या किया जाता है, लिया जाता है। आपको बताना है विश्व के सबसे छोटे देश का नाम। सबसे पहला क्वेश्चन, बेहद आसान प्रश्न, और बेहद आसान प्रश्न के लिए लाइक और शेयर बराबर से हम लोगों को यहाँ पर करते रहना है। विश्व का सबसे छोटा देश जो है वो कौन सा है? और आज थोड़े से आसान प्रश्न लेके आई हूं, कल थोड़े से मुश्किल हो गए थे, आज थोड़े से आसान है। वेटिकन सिटी यहां पर आंसर आ रहा है, और एग्जैक्टली जितने भी बच्चों ने यहां पर वेटिकन सिटी आंसर दिया है, ये वेटिकन सिटी जो है ये बिल्कुल सही आंसर है। ये वेटिकन सिटी जो है ये बिल्कुल सही आंसर है। विश्व के सबसे छोटे देश की अगर बात की जाए तो वेटिकन सिटी। विश्व का सबसे छोटा पक्षी जो है उस पक्षी का नाम क्या है? तो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे बच्चे। हमिंग बर्ड का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, और जहां भी हमिंग बर्ड का नाम आता है, हमिंग बर्ड के नाम एक टाइटल है, और वो टाइटल ये है कि ये हमिंग बर्ड जो है ये विश्व का सबसे छोटा क्या है? पक्षी है। विश्व का सबसे छोटा महादेश जो है उस महादेश का नाम क्या है? विश्व का सबसे छोटा महादेश। अब देखते हैं इस प्रश्न का सही आंसर कितने बच्चे देते हैं। ठीक है, इस प्रश्न का अब ये जो ए और बी आंसर दे रहे हैं साहब, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। और अगर आप क्लास में पीछे चल रहे हैं तो जितने भी बच्चे पीछे चल रहे हैं फटाफट से सभी बच्चे एक बार क्लास को क्या कर लें, रिफ्रेश कर लें, ताकि आप लोग बराबरी पर पहुंच सकें। ठीक है, जो ए बी सी आंसर दे रहे हैं वो आंसर्स खत्म हो चुके हैं, आप थोड़ा सा स्पीड में पीछे हैं, उसे आगे कर लीजिए। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर आंसर आ रहा है, एग्जैक्टली, वेरी गुड। ठीक है, जितने भी बच्चों ने यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया आंसर दिया है, ऑस्ट्रेलिया आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर विश्व के सबसे छोटे किसकी बात की जाए, महादेश की बात की जाए, तो सबसे छोटा महादेश जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। विश्व का सबसे बड़ा महादेश का नाम क्या है? पहले सबसे छोटे की बात की, अब सबसे बड़े की बात कर रहे हैं। और सबसे बड़े में यहाँ पर देखिए देखिए देखिए, सबसे बड़े की बात की जा रही है, एशिया का नाम दिया है बिहारी बाबू ने, वेरी गुड। तो एशिया जो है वो एशिया क्या है, इसका सही आंसर है। अगर हम बात करें विश्व का सबसे गहरा महासागर जो है वो कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा महासागर, गहरा मतलब जिसकी गहराई का पता जो है वो पता भी नहीं लगाया गया है, इतना गहरा वो महासागर है। और आपको उस महासागर का नाम बताना है। यहाँ पर एशिया बिल्कुल सही आंसर है, ऑस्ट्रेलिया भी सही आंसर है। अब महासागर पे आना है। सबसे पहले गुड़िया ने आंसर दिया है प्रशांत महासागर, एग्जैक्टली बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, एग्जैक्टली बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रशांत महासागर जो है, ये प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे गहरा जो है वो महासागर है, जिसकी गहराई जो है उस गहराई को मापना भी कहीं ना कहीं असंभव है। विश्व के सबसे बड़े सागर का नाम क्या है? अब तो पूछा था महासागर गहराई में, अब पूछ रही हूँ सबसे बड़ा सागर जो है वो सबसे बड़ा सागर कौन सा है? और देखते हैं कितने बच्चे बताते हैं इसका आंसर। ये कुछ स्पेशल फैक्ट वाले क्वेश्चन है, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, और ऐसे प्रश्न जो है वो हम लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको भी यही पता है, सबसे बड़ा भी यही है, बिल्कुल सही है। सबसे गहरा भी है और सबसे बड़ा भी है। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे बड़ा गहरा महासागर जो है वो वो प्रशांत महासागर ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे बड़ा सागर पूछा जा रहा है। आप सबसे बड़े सागर को लेके कितने बच्चे सही आंसर देते हैं, जल्दी से बताना है। उत्तरी सीन सागर, नहीं 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 भैया नहीं, गलत आंसर आ रहा है।
पैसिफिक आंसर दे रहे हैं कई बच्चे, प्रशांत आंसर। मैं महासागर नहीं पूछ रही हूँ बच्चों, याद रखो सबसे बड़ा सागर पूछा है, महासागर नहीं पूछा है। प्रश्न पे फोकस करें, महा नहीं लिखा है, सागर लिखा हुआ है। और सागर की जब भी बात आती है तो दक्षिण चीन सागर जो है, दक्षिण चीन सागर जो है, जहां पर बहुत सारे युद्धाभ्यास भी आयोजित होते हैं, हम लोग पढ़ते हैं आए दिन, ये जो दक्षिण चीन सागर है ये दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा सागर है। आप ध्यान रखो, मैंने सागर लिखा था, महासागर नहीं लिखा था, आप लोग महासागर की तरफ चले गए। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है, ठीक है, सबसे बड़ा आइलैंड जो है, उस आइलैंड का नाम क्या है? सबसे बड़ा आइलैंड, हालांकि आइलैंड बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन उन छोटे छोटे आइलैंड में भी सबसे बड़ा आइलैंड जो है, उस आइलैंड का नाम क्या है? चलो, दक्षिण चीन सागर, साउथ चाइना सी बिल्कुल सही आंसर है। ये सबसे बड़े सागर के रूप में क्या किया जाता है, जाना जाता है। बहुत सारे युद्धाभ्यास जो है, वो युद्धाभ्यास भी यहाँ पर विभिन्न देशों के बीच में क्या होते हैं, आयोजित होते हैं। अब अगला प्रश्न हमारा है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। और जब भी विश्व के सबसे बड़े द्वीप की बात करते हैं तो सबसे बड़े द्वीप में ग्रीनलैंड का नाम जो है वो हम लोगों को याद रखना है। किसका नाम याद रखना है? ग्रीनलैंड का। वेरी गुड रश्मि, सही बताया। और भी बाकी सारे बहुत सारे बच्चों ने सही बताया। ग्रीनलैंड एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है। सबसे बड़ी खाड़ी, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी, और विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी जो है वो खाड़ी कौन सी है? तो याद रखो बच्चों, मैक्सिको की खाड़ी, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी खाड़ी? मैक्सिको की खाड़ी। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह, अभी द्वीप पूछा था, अब द्वीप समूह पूछ रही हूं। अभी अकेला द्वीप पूछा था, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अब मैं आप लोगों से जो प्रश्न कर रही हूं वो प्रश्न ये कर रही हूं कि द्वीप समूह यानी द्वीपों का सबसे बड़ा समूह जो है वो समूह कहां पर स्थित है? और द्वीपों का सबसे बड़ा समूह कहां पर स्थित है? इंडोनेशिया में। द्वीपों का सबसे बड़ा समूह अगर पूछा जाए तो इंडोनेशिया जो है ये सर्वाधिक द्वीपों वाला देश भी है, और सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है वो सबसे बड़ा द्वीप समूह भी कौन सा है? इंडोनेशिया ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नदी, और इसका आंसर तो सभी बता सकते हो, ये क्या है? नील नदी। नील नदी को विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी जो है वो कहा जाता है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी का नाम क्या है? जिस नदी की सहायता से जो व्यापार है, समुद्री रास्ते से जो व्यापार है वो व्यापार सबसे ज्यादा किया जाता है। तो सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी जो है वो सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? राइन नदी, ठीक है। वो कौन सी नदी है? वो नदी है राइन नदी। राइन नदी एक ऐसी नदी है जिस राइन नदी से सबसे ज्यादा व्यापार जो है वो व्यापार समुद्री रास्ते से किया जाता है। बिल्कुल 6690 एग्जैक्टली करेक्ट बताया, नील नदी। अगली नदी जो है वो कौन सी है? राइन नदी। विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम क्या है? अब नदियों के साथ बहुत सारी सहायक नदियां जुड़ी होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी सहायक नदी अगर पूछी जाए तो सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? मैडिरा। सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो कौन सी नदी है? वो है मैडिरा नदी। आगे बढ़ते हैं, विश्व की सबसे बड़ी नहर, ठीक है। नदियां हो गई, सहायक नदियां हो गई, अब पूछी जा रही है नहर की सबसे बड़ी नहर जो है वो नहर कौन सी है? तो हम सभी ने स्वेज नहर परियोजना, स्वेज नहर का नाम सुना होगा। ये जो है इसे विश्व की सबसे बड़ी नहर के रूप में क्या किया जाता है? जाना जाता है। सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है उस नदी द्वीप का नाम कौन सा है? जो द्वीप नदी के किनारे क्या है? बसा हुआ, ठीक है। जो द्वीप नदी के किनारे क्या किया हुआ है? बसा हुआ है। मैदिरा सही आंसर है। इसका सही आंसर है माजुली। माजुली द्वीप जो है, ये माजुली द्वीप जो है ये विश्व का सबसे बड़ा नदी के किनारे बसा हुआ क्या है? द्वीप है। विश्व का सबसे विशाल उपसागर, ठीक है। अभी तो मैंने सागर पूछा था, सबसे बड़ा सागर दक्षिण चीन सागर। अब मैं पूछ रही हूं सबसे बड़ा या सबसे विशाल उपसागर जो है ये उपसागर कौन सा है? तो अभी कुछ देर पहले बहुत सारे बच्चे हडसन आंसर दे रहे थे। अब वो हडसन आंसर जो है ना वो आपका यहां पर आएगा। विश्व का सबसे बड़ा सागर हडसन नहीं है, बल्कि विश्व का सबसे बड़ा उपसागर जो है उस उपसागर का नाम क्या है? हडसन। विश्व की सबसे बड़ी झील, एक पूछा जा रहा है विश्व की सबसे बड़ी झील, दूसरा पूछा जा रहा है विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील। दोनों में अंतर हम लोगों को पता होना चाहिए। सबसे बड़ी झील अगर पूछा जाए अगर हम लोगों से तो कैस्पियन सागर है, और ताजे पानी की झील पूछी जाए तो सुपीरियर झील है, ठीक है। तो यहां पर तो क्या लिखना है? कैस्पियन सागर। और अगर ताजे पानी की झील पूछी जाए तो सुपीरियर झील, जो कि कहाँ है? अमेरिका में है। ये सुपीरियर झील जो है, ये सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की क्या है? झील है। वेरी नाइस, एक्सीलेंट, वेरी गुड।
चलिए, बहुत अच्छे आंसर्स आप लोगों ने दिए हैं, बहुत शानदार आंसर्स जो हैं वो आप लोगों ने दिए हैं, और इन शानदार आंसर्स के लिए सभी के लिए एक बार क्लैप तो बनता है। तो जहां बैठे हो वहीं अपने लिए फटाफट से क्या कर दो, क्लैप कर दो, और अपने लिए, मेरे लिए नहीं बल्कि अपने लिए सेशन को लाइक भी करो और शेयर भी करो, ठीक है। अपने लिए सेशन को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। और अब कहां बढ़ेंगे, जिस जिसको स्क्रीनशॉट लेना है, देखो बच्चों ये पहला पेज था हमारा स्टैटिक जीके का, आप में से जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहता है फटाफट से स्क्रीनशॉट ले सकता है। उसके बाद ये सेकंड पेज था हमारा स्टैटिक जीके का, जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों से पूछे थे वो सेकंड पेज यहाँ पर आप लोगों के सामने है। और उसी के साथ साथ ये तीसरा पेज जो है, ये तीसरा पेज है हमारी स्टैटिक जीके का, ठीक है। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिन्होंने नहीं लिया है वो जल्दी से स्क्रीनशॉट जो है वो स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं क्विज टाइम की तरफ। कल थी 28 अक्टूबर 2021 और 28 अक्टूबर 2021 को मैंने आप लोगों से एक प्रश्न पूछा था, और वो प्रश्न एक कहावत को लेके था कि दुख में सब सुमिरन करें, सुख में करे ना कोई। दुख में सब सुमिरन करें, सुख में करे ना कोई। यह पंक्ति जो है, ये पंक्ति किसने कही है, यह पंक्ति जो है ये पंक्ति किसने कही है? तो ये पंक्ति किसकी थी? हिंदी वाले जानते होंगे, और वैसे तो बहुत कॉमन पंक्ति है, सभी को जानना चाहिए। कबीरदास की लिखी हुई ये क्या है? लाइनें हैं, ठीक है। कबीरदास जो है, उस कबीरदास की लिखी हुई ये क्या है? लाइनें हैं। और कबीरदास की लिखी हुई लाइनें जो हैं, इसमें बहुत सारे बच्चों ने, इवन बहुत मतलब कहते हो सभी बच्चों ने काफी हद तक सही आंसर दिया है। तो वेरी गुड, वेल डन सभी को। लेकिन साहब निकालते तो यहाँ पर क्या है? लकी चार्म्स। तो आज टॉप 5 बच्चों में किसका नाम आने वाला है? टॉप 5 बच्चों में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो सबसे पहला नाम जो है वो आज किसका है? सबसे पहला नाम जो है वो जूही ठाकुर का है। सबसे पहला नाम जो है वो किसका है? जूही ठाकुर का है। दूसरा नाम जो इसी श्रेणी में आ रहा है वो आ रहा है विशाल भैंसरे का, ठीक है। दूसरा नाम जो आ रहा है वो किसका आ रहा है? विशाल भैंसरे का। तीसरा नाम जो है वो किसका है? रश्मि भारती का। चौथा नाम जो है वो, चौथा नाम यहाँ पर आ रहा है कुश वर्मा, कुश वर्मा। और पांचवा नाम जो इसी श्रेणी में आ रहा है वो पांचवा नाम आ रहा है किसका? दीपक सिंह का, दीपक सिंह। ये है हमारी क्लास के आज के टॉप 5 लकी चार्म्स। और आज की हमारी क्लास के जो टॉप 5 लकी चार्म्स हैं, इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ साथ विश यू गुड लक। आगे भी इसी तरीके से आप लोग अपना नाम यहाँ पर लाते रहें, और जिनका नाम नहीं आया है उनके लिए भी शुभकामनाएं कि आज का जो प्रश्न है उस आज के प्रश्न में कहीं ना कहीं आप लोगों का नाम जो है वो नाम यहाँ पर जरूर से जरूर आए। तो आज का यानी 29 अक्टूबर 2021 का क्विज का क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के सामने है। 29 अक्टूबर 2021 और 29 अक्टूबर 2021 का क्विज का क्वेश्चन जो है, ये क्विज का प्रश्न जो है ये आप लोगों के सामने है। और ये क्या कह रहा है? जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है? जैन सूत्र जो है, इस जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है? 8, 12, 18 या फिर 21? 8, 12, 18 या फिर 21? और फटाफट से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लग जाइए अपने रिसर्च पर, ढूंढने पर, गूगल सर्च कीजिए, जहां जहां आप सर्च कर सकते हैं वहां वहां सर्च कीजिए। और सर्च करने के साथ साथ ही इस प्रश्न का सही उत्तर इस क्लास के खत्म होते ही कमेंट बॉक्स में आप लोगों को देना है। जल्दी से जल्दी देना है, फटाफट से देना है, सबसे पहले देना है। और जिसका सबसे पहले नाम आएगा वो बन जाएगा हमारी क्लास का लकी चार्म, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर क्या करते हैं? खत्म करते हैं, विदा लेते हैं आप लोगों से। लेकिन विदा ऐसे ही नहीं लेते हैं, इस वादे के साथ लेते हैं कि कल सुबह की क्लास में फिर से हम सभी लोग क्या होंगे? यहाँ पर हाजिर होंगे। तो कल की क्लास में आने के वादे के साथ लाइक और शेयर करते रहिए। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और मिलते हैं कल सुबह 6 बजे वाली